हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज मैं आपको चैप्टर 8 स्पेशलाइज्ड एरिया का ऐसे 805 रिवाइज कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे 805 आज अपन रिवाइज करेंगे। ऐसे 800 का रिवीजन वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ जाके उसे आप कंप्लीट कर सकते हो। अब सुनो, रिवीजन स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं, अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे सीए राकेश ऑडिट क्लास वाले चैनल पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। जो फ्री वेब रिसोर्सेज में जाओगे ना तो आपको ये वाले नोट्स चैप्टर 8 के पूरे मिल जाएंगे। और एक मैं काम करूँगा कि इसी यूट्यूब वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं ये लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल की भी डाल दूंगा और वेबसाइट की भी डाल दूंगा। अगर आपको नोट्स वहाँ से चाहिए तो डाउनलोड कर लेना। वेरी सिंपल। अब टाइम बिना वेस्ट किए अपन ऐसे 805 का अच्छे से रिवीजन करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है और आपको भी सारा समझ में आ जाएगा। पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो भी कोई टेंशन नहीं है, मेरे साथ करोगे आज कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, मतलब देखो थोड़ा इसमें जो बच्चे जिस पे कंफ्यूज होते हैं वो रिपोर्टिंग वाला पार्ट है। बहुत अच्छे से मैंने इसको है ना इधर और इसको समराइज कर दिया कि आपको एकदम ही वो कोई इशू ही नहीं आए। ठीक है, हर चीज़ मैंने एकदम क्लियरिटी कर दी, तो आप टेंशन मत लेना। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो आपको आज 805 का पूरा क्लियरिटी इस वीडियो में मिल जाएगा। वेरी सिंपल। अब सुनो, ऐसे 805 कब आता है सर पिक्चर में? ऐसे 805 तब पिक्चर में आता है जब आपको कुछ स्पेशल कंसिडरेशन है सर। ये स्पेशल कंसिडरेशन आपको करनी पड़ेगी। ये स्पेशल कंसिडरेशन कब करें? जब आप ऑडिट कर रहे हो। यहाँ पे ऑडिट किसकी हो रही है, ये बड़ी बात है सर। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। स्पेसिफिक एलिमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई एलिमेंट है, कोई अकाउंट है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई आइटम है, उनकी ऑडिट हो रही है तो हमें ऐसे 805 के कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस जो इसमें दिए हुए वो हमें कंसीडर करने हैं। बहुत सिंपल सी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इधर आओ। आपको अच्छे से पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड है। बैलेंस शीट है, पीएल है, सीएफएस है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, रिलेटेड नोट्स है। ये सारा मिला के कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया। ठीक है दोस्तों, बट अगर मैं आपको बोलूं मैं बस सीएफएस की ऑडिट करनी है, मतलब बस सीएफएस को देखना है, तो ये सीएफएस क्या है? बस सिंगल में तो सीएफएस तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना। बस पीएल को देखेंगे तो ये भी एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना। ठीक है, तो ऐसे 805 मेन इसी पे डील करता है। या तो किसी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट हो रही है या फिर कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कोई एलिमेंट्स, अकाउंट या कोई आइटम की ऑडिट हो रही है। वेरी सिंपल। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। बहुत बेसिक सी बात है यार। अब सुनो, पहली लाइन पढ़ते हैं, इसको रब कर देता हूं। सुनो, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कंप्लीट सेट। ठीक है, बहुत नॉर्मल लाइन लिखी है। जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दे दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जांपल है। बहुत अच्छी बात। एलिमेंट्स के भी यहाँ एग्जांपल दे दिया, ट्रेड रिसीवेबल और कैश रिसीवेबल्स, कैश और बैंक बैलेंस, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री ले लो, इन्वेस्टमेंट ले लो। ठीक है, ये सारे अपने एलिमेंट्स हो गए। अब इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल्स दिया। किसका एग्जाम्पल दिए? स्पेसिफिक एलिमेंट्स के एग्जाम्पल दिए। स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अकाउंट्स, आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जाम्पल दिए। तो मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स नहीं पता होंगे। ठीक है, आपको अच्छे से पता है। आप पूरी बैलेंस शीट बनाते हो, पीएल बनाते हो, सीएफएस बनाते हो, आपको अच्छे से पता है, शेड्यूल बनाते हो, आप सारा लिख सकते हो। ठीक है, बट दिक्कत क्या बात है, जो आपके कॉपी चेक करेगा ना साइट, वो यही देखेगा, उसको यही एलिमेंट्स चाहिए, उसके अलावा उसके लिए कोई एलिमेंट्स नहीं है, और इसी बेसिस पे आपको नंबर अलॉट करेगा। ठीक है, तो हमें ये याद करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात। और याद करने का मतलब यहाँ पे इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, चाहे इसको कैसे भी बोलो, ये रटने के बिना इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट्स तो सबको पता है, किसको नहीं पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये एलिमेंट्स याद कराता हूँ। ठीक है, वेरी सिंपल। ये तीनों वाले जो नीचे वाले पॉइंट है ना, ये शेड्यूल है। क्या है? ये तो है शेड्यूल, और ये फिर उसमें उन्होंने बेसिक ऊपर कुछ एलिमेंट्स लिख दिए। ये शेड्यूल किस चीज़ के लिखे हैं सर? आप ऐसे याद रख लो, डीएनए याद रख लो या एएनडी एंड याद रख लो, जो आपकी मर्जी वैसे याद रखो। अब डी से क्या है सर? शेड्यूल है किसका? डिसबर्समेंट का। ये डिसबर्समेंट किसके रिलेशन में? लीज प्रॉपर्टी के रिलेशन में। और ये शेड्यूल है नेट टेंजिबल एसेट्स का। वेरी गुड सर। एन से नेट टेंजिबल एसेट, डी से डिसबर्समेंट है इन रिलेशन टू लीज प्रॉपर्टी का। ए से एक्सटर्नली मैनेज एसेट्स का। क्या शेड्यूल है? शेड्यूल है एक्सटर्नली मैनेज जो एसेट्स है, और इनकम कहाँ से आई है? प्राइवेट पेंशन प्लान से। जो इनकम आई है प्राइवेट पेंशन प्लान से। ये तो तीन हो गए शेड्यूल।
ये तीनों के तीनों आपको ऐसे ही लिखने हैं। अब बाकी ऊपर में से आप कुछ कम ज़्यादा कर लेना। अकाउंट रिसीवेबल्स आप अच्छे से लिख सकते हो। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट रिसीवेबल्स, वेरी सिंपल। इन्वेंट्री, लाइबिलिटी फॉर एक्रूड बेनिफिट्स ऑफ ए प्राइवेट पेंशन प्लान, रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड इंटेंजिबल एसेट्स, और ये लास्ट वाला है लाइबिलिटी किसका, क्लेम्स का। और ये लाइबिलिटी कौन सी, जो इनकर्ड तो हो चुकी है बट रिपोर्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल है स्पेसिफिक एलिमेंट्स का, वेरी सिंपल, आपको ऐसे ही याद रखना और ऐसे ही लिखना है। और इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। शेड्यूल का क्या बताऊं मैं, इन्वेंट्री एक एलिमेंट है तो इसका क्या एक्सप्लेन करूं, बस ये लिस्ट है तो आपको लिखनी है, ठीक है। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट्स में इंक्लूड्स रिलेटेड नोट्स उनके इंक्लूड तो करेगा ही, बहुत बेसिक। ऐसे 800 और 805 दूसरे ऐसे की रिक्वायरमेंट्स को ओवरराइड नहीं करते, वेरी गुड, नहीं करते सर। अब सुनो, अब है काम की बात, जो ऊपर था वो खत्म। क्या कंसीडर करोगे जब एक्सेप्ट करोगे एंगेजमेंट, क्या कंसीडर करोगे जब प्लान और परफॉर्म करोगे एंगेजमेंट, और क्या कंसीडर करोगे जब आप रिपोर्टिंग करोगे, ठीक है दोस्तों। ये तीनों ऐसे 800 की हेडिंग थी, यही 805 की हेडिंग है, ठीक है। अब इन हेडिंग्स के एक एक करके अपन कंप्लीट करते हैं। पहले इनको रब कर देते, आसान रहेगा। वहां पे भी आपने कुछ ऐसे की एथिकल रिक्वायरमेंट्स पढ़ा। सुनो, इन्होंने एथिकल रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है कि ऐसे दोस्तों बोलता है कि आपको एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है, और इनका मन नहीं भरता है। हमें पता है एथिकल रिक्वायरमेंट में इंडिपेंडेंस आता है, फिर भी ये रोक नहीं पाते अपने आप को, और इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस अलग से लिखेंगे, ठीक है। पता नहीं है इनका इंडिपेंडेंस है कुछ। और ये कहते हैं 200 क्या कहता है, सारे एसेज से भी कंप्लाई करो, जो रिलेवेंट एसेज हैं आपके ऑडिट के लिए उनसे कंप्लाई करो, ठीक है सर, कंप्लाई करेंगे। फिर कहता है हर एक रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करो, ऐसे में जो जो रिक्वायरमेंट्स दी है उन हर एक रिक्वायरमेंट से आप कंप्लाई करो। एक बात सोचो, हर एक रिक्वायरमेंट से कैसे कंप्लाई करेंगे, वो रिक्वायरमेंट हम पर एप्लीकेबल भी तो होनी चाहिए। अगर वो रिलेवेंट ही नहीं है, सपोज वो रिक्वायरमेंट हमारे लिए रिलेवेंट ही नहीं है, क्यों रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि सर वो कंडीशनल है और वो कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ देखो साफ साफ लिखा है, इट इज कंडीशनल एंड कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो उससे हमें नहीं कंप्लाई करना है। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट दी होती है ना कि ऐसे के अंदर, उस रिक्वायरमेंट से आप डिपार्ट करना चाहते हो, मतलब उसको लगता है नेसेसरी है डिपार्ट करना, तो कर तो सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको उस रिक्वायरमेंट में जो एम है ना, उस रिक्वायरमेंट में एम है कि कोई ऑडिट एविडेंस लेना है या जिस प्रकार से ऑडिट एविडेंस लेना है, वो रिक्वायरमेंट तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। बट आप वो जो प्रोसीजर्स दिए हैं, मतलब वो रिलेवेंट रिक्वायरमेंट से डिपार्ट तो कर सकते हो, पर वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ? सिंपल है, यहाँ लिखा हुआ है अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कर लेना, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करके वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेना। बहुत कॉमन सी बात, ये मैंने आपको 800 में पढ़ाया था, वो सेम टू सेम लाइन ना वर्ड, कुछ नहीं चेंज है, ठीक है। अब सुनो, जनरल रिक्वायरमेंट्स दिए। अभी जनरल में इन्होंने क्या कहा, ऐसे 200 कहता है सारे एसेज से कंप्लाई करो। हाँ सर, ऐसे 200 कहता है, सबसे पहले ऐसे 200 आता है और वो 200 ऐसे कहता है सारे एसेज से कंप्लाई करना, ठीक है सर, बेसिक सी बात। ये कहता है आपको सारे एसेज से कंप्लाई करना, और ये मत बोलना इररिस्पेक्टिव, क्या मतलब आप चाहे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो या फिर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की या अकाउंट की या आइटम की ऑडिट कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है भाई, आपको सारे एसेज से कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेंगे। और तीसरी लाइन क्या कह रहा है, जब कोई ऑडिटर, इधर आ जाओ तीसरे वाले लाइन पे, जब कोई ऑडिटर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं कर रहा, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं कर रहा, देखो लिखा है वो इंगेज नहीं है टू द ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जो वो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने जा रहा है वो प्रैक्टिकेबल है कि नहीं है, प्रैक्टिकेबल है कि नहीं है, किसके अकॉर्डेंस, एसेज के अकॉर्डेंस वो प्रैक्टिकेबल है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आपका जनरल पॉइंट भी खत्म, ठीक है। अब सुनो, कंसिडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट में आपने ये कुछ जनरल वाली पढ़ ली, एथिकल रिक्वायरमेंट पढ़ ली, ठीक है, बट कुछ चैलेंजेस तो आएंगे ना, ये रहा में कुछ कांटे तो आएंगे ना, हाँ सर आएंगे। तो ये चैलेंजेस में क्या है, ये चैलेंजेस बहुत सिंपल है। ये चैलेंजेस में पहले कहता है, सुनो, एक बंदा है, मतलब जो ऑडिटर है, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये चारों चैलेंजेस कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है। अगर वो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं कर रहा है तो हर एक ऐसे की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, प्रैक्टिकेबल ही नहीं है। तो सुनो,
अगर लिखो, देखो व्हेन द ऑडिटर इज नॉट इंगेज्ड टू द ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो अगर कोई सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, उसके लिए मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल कि पूरे वो एसेज क्या पूरे ऐसे की रिक्वायरमेंट से जो रिलीवेंट है ऑडिट से उनसे कंप्लायंस करे, नहीं कर सकता। आप इसको पढ़ो स्टार्टिंग से, मैंने समझा दिया। complies with the requirement of compliance with the requirement of essay relevant to the audit of a single FS or specific element of FS may not be practicable। practicable नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कब नहीं हो सकता? क्योंकि सर यार वो ऑडिटर है ना, पूरी फाइनेंशियल कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट तो कर नहीं रहा, तो वो उसके लिए एक चैलेंज हो गया। वेरी सिंपल, प्रैक्टिकेबल नहीं है, पी नहीं है, काट दो। दूसरा, सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सेम अंडरस्टैंडिंग कब? यार एक बंदा जो पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है एंटिटी की, उसको एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग है, उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग है और इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग है। और कोई बंदा गया है जो ऑडिट कर रहा है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट, उसको बोला तू बस मेरे इन्वेस्टमेंट का ऑडिट कर दे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? उसके बाद सेम अंडरस्टैंडिंग होगी क्या? जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रहा है वो सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। किस के बारे में? एंटिटी, इट्स इन्वायरमेंट और इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, जो ऐसे 315 में हम लोग पढ़ते हैं ना, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स इन्वायरमेंट और इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। तो वो वाली बात है, ये वो तीनों है, एंटिटी, इन्वायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं होगी। फिर तीसरा कहता है ऑडिटर के पास ऑडिट एविडेंस नहीं होंगे। किस चीज़ के बारे में? देखो, अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई ऑडिट कर रहा है, कौन ऑडिटर? जो ऑडिटर कर रहा है, जो ऑडिट कर रहा है किस चीज़ की? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, क्वालिटी जो कंपनी का क्वालिटी रिकॉर्ड्स है, मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, उसकी क्वालिटी का पता होगा, अदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का की क्वालिटी का भी पता होगा, जो उसने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते वक्त उसको पता चल गया। बट ये उसको अभी नहीं पता चलेगा अगर वो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा है, तो ये भी चैलेंज हो गया। ठीक है सर, अब सुनो, इसमें ए मतलब ऑडिट एविडेंस नहीं होगा, प्रैक्टिकेबल नहीं है, सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऑडिट एविडेंस नहीं है, ये तीनों चैलेंजेस। और फोर्थ वाला चैलेंज बहुत अच्छा चैलेंज है, सुनो। ऐसे में बहुत सारी रिक्वायरमेंट दी है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट 570 की। ये अकाउंट रिसीवेबल्स है, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स की ऑडिट हो रही है, इधर लिखा हुआ है, मैं आपको नीचे है ना, मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, मतलब अच्छे से समझाया हुआ है। आओ इधर आओ, ये अकाउंट रिसीवेबल्स का स्केड्यूल है, ठीक है, स्केड्यूल दिया हुआ है। अब ये स्केड्यूल की अगर वो ऑडिट कर रहे हैं, मतलब ये एक स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑडिट कर रहा है अकाउंट रिसीवेबल्स की, इस पर ऐसे 570 तो एप्लीकेबल होगा ना सर? होगा। बट ऐसे 570 की तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट है ना, बट वो सारी रिक्वायरमेंट्स को इस पे लगाना प्रैक्टिकेबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टाइम भी नहीं है और रिसोर्सेज भी नहीं है। तो अब ये ऊपर क्या कह रहा है, देखो ये जो एग्जाम्पल है मैंने आपको समझा दिया, क्या रहा है, इधर स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हाँ, कि कुछ ऐसे रिक्वायर करते हैं ऑडिट वर्क दैट मे बी डिसप्रोपोर्शनेट टू द एलिमेंट बीइंग ऑडिट। जो एलिमेंट है वो इतनी सा, रिक्वायरमेंट इतनी सारी, जो एलिमेंट है इतना सा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट रिसीवेबल छोटा सा पार्ट, और ऐसे पूरा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मतलब सारे उस पर एप्लीकेबल हो रहे, तो वो जितने सारे एसेज की रिक्वायरमेंट और ये एक एलिमेंट, तो इनका ऑडिट अगर होगा तो ये प्रोपोर्शनेट कैसे हुआ? ये तो डिसप्रोपोर्शनेट हो गया ना। तो ये सर्टेन एसेज जितना काम मांगता है और वो जितना एलिमेंट है इतना सा, उस पर प्रोपोर्शनेट नहीं बोल सकते। तो यही वही कह रहा है, और एग्जाम्पल 570 का दिया है जो मैंने आपको नीचे समझा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये डिसप्रोपोर्शनेट है। ऊपर 3 चीज नहीं है और नीचे लास्ट में बोला डिसप्रोपोर्शनेट है। सर डिसप्रोपोर्शनेट है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और ऑडिट एविडेंस नहीं है, और डिसप्रोपोर्शनेट है। ये 4 चैलेंजेस आपको याद होने चाहिए, सिंपल सी बात है। अब सुनो, प्रैक्टिकेबल नहीं है, अब क्या करें? नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम तो जाएंगे मैनेजमेंट में, डिस्कस कर लेंगे। बता मैनेजमेंट, कोई अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट करके इसको खत्म करें। डिस्कस विद द मैनेजमेंट वेदर अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट माइट बी मोर प्रैक्टिकेबल। कुछ और एंगेजमेंट करके जो इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकेबल होता है इस सिचुएशन में, वो करके डिस्कस करके मैनेजमेंट के साथ खत्म करते। ये आपके कंसिडरेशन कितने क्या थे? एक तो जनरल ऐसे 200 वाली बात बोली, सारे ऐसे से कंप्लाई करो और वो इरेस्पेक्टिव अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर इंगेज्ड है तो प्रैक्टिकेबल नहीं है, मतलब वो अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है और कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो सेम बंदा ऑडिट नहीं कर रहा है तो प्रैक्टिकेबल नहीं है। बस यही लिखा था। ये तीनों एथिकल रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल थी,
कंप्लायंस में हमने पढ़ा प्रैक्टिकेबल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऑडिट एविडेंस नहीं है, और चौथा डिस्प्रपोर्शनेट है, जितना काम है उसके हिसाब से उस एलिमेंट की जिसकी ऑडिट हो रही है, एलिमेंट इतना सा, रिक्वायरमेंट इतनी सारी, तो डिस्प्रपोर्शनेट है। वेरी सिंपल। ऐसे 570 का सेम एग्जाम्पल भी लिख देना जो मैंने आपको बताया। प्रैक्टिकेबल नहीं होगा तो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट, और बता कोई दूसरा तरीका जिससे इसको मोर प्रैक्टिकेबल बना के कर सकते हैं ऑडिट। वेरी सिंपल। अब देखो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ। एफआरएफ का मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो चेक करेगा कि एक्सेप्टेबल एफआरएफ के हिसाब से बने कि नहीं बने। यही तो ऑडिट करने जा रहा है, और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक्सेप्टेबल एफआर की तरह हिसाब से वो बनाए। तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ कौन डिटरमाइन करेगा, ऑडिटर डिटरमाइन करेगा। अब सुनो, वो एप्लीकेशन जब वो क्या चेक करेगा कि जब ऑडिट हो रही है ना सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, स्पेसिफिक एलिमेंट्स की, तो क्या करेगा, वो देखेगा कि वेदर एप्लीकेशन ऑफ द एफआरएफ, वो जो इस पे अप्लाई किया है एफआरएफ उसका एप्लीकेशन चेक करेगा। और एप्लीकेशन चेक करके क्या चेक करेगा, सुनो, मैं जो टिक कर रहा हूँ उस पर देखना ध्यान, कि प्रेजेंटेशन में रिजल्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, जैसा प्रेजेंटेशन चाहिए, विल रिजल्ट इन प्रेजेंटेशन, प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर, ऐसे एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो इनेबल करे इंटेंडेड यूजर्स को जो इन्फॉर्मेशन कन्वे की है वो अंडरस्टैंड करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन कन्वेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी सिंपल। अब सुनो, ये दोनों है ना, ये दोनों साथ में ही पढ़ना, ठीक है। मैंने 2 बुलेट डाले पर ये साथ में पढ़ना तभी समझ में आएगा, ठीक है। एक सेकेंड ना, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। ऊपर वाला पॉइंट सिंपल है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ देखेगा, और जो एप्लीकेशन में क्या देखेगा, प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर, प्रोवाइड प्रेजेंटेशन, जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे हुई है ना बस यूजर्स को, बस इतना ही लिखा था और कुछ नहीं लिखा। अब इधर आओ, ये दोनों मैंने साथ में पढ़ने बोला, ठीक है। अब सुनो, ये कह रहा है कि जो एप्लीकेबल एफआरएफ है ना, वो किसी ऑथराइज्ड या रिकॉग्नाइज्ड जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, उन्होंने अगर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाया है, तो ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी, ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि ये चेक करेगा एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ। सेम बात है, अगर इसमें नॉर्मल एफआरएफ, इसमें ऊपर नहीं बताया किसने एफआरएफ बनाया, इसमें साफ साफ पहले कह दिया कि किसी एफआरएफ किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया जो ऑथराइज्ड है और रिकॉग्नाइज्ड है स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हुआ तो क्या हो गया, तो हमें भी तो एक्सेप्टेबिलिटी फिर भी देखनी पड़ेगी कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं है एफआरएफ। तो उसमें क्या कंसीडर करेगा, वही बात कंसीडर करेगा कि ये जो फ्रेमवर्क है उसको एडिक्वेट डिस्क्लोजर प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो प्रोवाइड करने चाहिए। सिंपल है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ भी सिंपल है, ऐसे 210 के हिसाब से होता है, आपको अच्छे से पता है। 800 में भी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआर था, 3 पॉइंट्स थे, आई होप आपको याद होंगे, ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आओ लास्ट, और वेरी सिंपल, इसको हटाओ, ठीक है। यहां पे क्या है, कंसीडरेशन क्या होगी जब आप प्लान और परफॉर्म ऑडिट करोगे। जब आप प्लान और परफॉर्म ऑडिट कर रहे हो तो क्या कंसीडर करोगे, एसेज के साथ कंप्लाई करना, यही हमारा एम है, यही हम प्लानिंग और परफॉर्मिंग में हम सर करेंगे, यही इसका मेमोरी टेक्निक है सर। क्या मेमोरी टेक्निक है, ऐसे को कंप्लाई करना, ये हमारा एम है ना। तो यही कंसीडरेशन है जब आप प्लान और परफॉर्म ऑडिट करोगे, किसकी, ऐसे 805 की। मतलब कंसिडरेशन जब आप ऑडिट कर रहे हो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, स्पेसिफिक एलिमेंट्स का, या अकाउंट्स का, या फिर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम का, ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल है, आ जाओ। सारे एसेज जो रिलेवेंट है उनसे अडॉप्ट करेगा, मतलब सारे एसेज से कंप्लाई करेगा, बस बात इतनी है। दूसरा क्या कह रहा है, जब आप ऑडिट कर रहे हो, मतलब किसकी ऑडिट कर रहे हो, पूरे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके साथ साथ आप ऑडिट कर रहे हो। देखना यहाँ लिखा है, इन कंजक्शन विद ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या ऑडिट कर रहे हो आप, स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑडिट कर रहे हो या फिर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो। इन दोनों, इसके साथ ये प्लस ये दोनों की ऑडिट आप ही कर रहे हो, सेम ही ऑडिटर है मतलब। तो ऑडिटर जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया था कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करते समय, ऑडिटर उसको यूज कर सकता है। ऑडिटर मे बी एबल टू यूज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ एंटिटीज ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ भी हो ऑब्टेन तो करना है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, समझ में, सारे एसेज को अडॉप्ट करके सारे उनसे अप्लाई करना है। अगर आप दोनों की ऑडिट कर रहे हो, मतलब सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी आप ही ऑडिट कर रहे हो, स्पेसिफिक एलिमेंट, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट या फिर कोई आइटम वो जो मतलब उससे का प्लस कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो, दोनों की आप ही ऑडिट कर रहे हो। तो जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट किया था उसके
उसके क्या कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ऑडिट एविडेंस मिला था उसको आप यूज कर सकते हो जब आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, आप बस इसमें कंडीशन क्या है कि सब सेम ही ऑडिटर हो, मतलब दोनों आप ही कर रहे हो, बेसिक बात। सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है सर डेटर्स है तो वो कैश से रिलेटेड है फॉर एग्जांपल, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स है तो एक दूसरे से रिलेटेड ही। तो क्या आप एक एलिमेंट की ऑडिट आइसोलेशन में कर सकते हो अकेले में, मतलब इसको बाकी एलिमेंट्स को बिना कंसीडर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो आपको लिखना है कि जो इंडिविजुअल आइटम है एफएस के, ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो आइटम्स है, रिलेटेड नोट्स है, ये सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और ऑडिटर इनको may not be able to consider the FS और एलिमेंट इन आइसोलेशन ना। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मतलब फॉर एग्जांपल पीएल को, फॉर एग्जांपल सीएफएस को, ये अकेले को तो ये उसको कंसीडर नहीं कर सकता। ये सारे एलिमेंट्स तो एक तरह से इंटर रिलेटेड ही है, तो आइसोलेशन में ऑडिट नहीं हो सकती, ठीक है, कंसीडर नहीं कर सकता आइसोलेशन में। बहुत सिंपल। एस फॉर सारे ऐसे, ए फॉर ऑडिट एविडेंस, आई फॉर सारे इंटर रिलेटेड है, और एम फॉर मटेरियलिटी। सुनो एक मेरी बात, बहुत सिंपल सी बात है। मटेरियलिटी क्या कह रहा है? आपने मटेरियलिटी जब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे थे, आपने सेट किया कि 10 लाख की ऊपर की कोई गलती होगी तो वो मेरे लिए मटेरियल है, ठीक है, मैंने ज़्यादा लिख दिया। 10 लाख तक, 10 लाख के ऊपर की कोई होगी तो वो मेरे लिए मटेरियल है, मतलब इन्वेस्टमेंट में, या फिर एग्जाम्पल इन्वेंट्री लेते हैं, चलो इन्वेंट्री में 10 लाख तक का कोई उसको मिस्टेक मिलता है तो उसके लिए मटेरियल है। बट ये मटेरियलिटी लेवल वो लोअर सेट करेगा। कब सेट करेगा? अगर वो उस स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑडिट करा रहा है, यार वो अलग से एक एलिमेंट की ऑडिट करा रहा है, तो वो 10 लाख तक के ऊपर की गलतियों क्यों पकड़ेगा? उसको बोलेगा 1 लाख तक का भी कोई आइटम मटेरियल है ना, वो भी रिपोर्ट करना चाहिए, तो वो मटेरियलिटी क्या करेगा? लोअर सेट करेगा। मटेरियलिटी डिटरमाइंड फॉर सिंगल एफएस स्पेसिफिक एलिमेंट में बी लोअर। किससे? जो मटेरियलिटी डिटरमाइन किया कंप्लीट सेट ऑफ एफएस से। देखो जो मैंने बोला है ना, वो सेम टू सेम लिखा होगा, देख लेना आप, ठीक है। अब इस चार्ट पे आओ, ठीक है, इस पूरे पेज को आप देखो, ये मेमोरी टेक्निक लिख लेना, ऐसे एम, सारे ऐसे, फिर एम, ऑडिट एविडेंस, इंटर रिलेटेड, मटेरियलिटी, ऐसे कैसे याद होना चाहिए, ऐसे कैसे 4 पॉइंट, कंसिडरेशन व्हेन पर प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट आए तो लिख देना। उसके बाद में एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ, एक दो, मतलब एक यही पॉइंट है, 2 बार रिपोर्ट किया है कि एडिक्वेट प्रेजेंटेशन, एडिक्वेट डिस्क्लोजर देना चाहिए। और अगर वहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग किसी ने किया, ऑर्गेनाइजेशन ने किया है जो स्टैंडर्ड सेट करती है, उस केस में भी यही चेक करना है कि वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर प्रोवाइड करती है कि नहीं करती। वेरी सिंपल। चैलेंजेस आपको प्रैक्टिकेबल नहीं है, सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऑडिट एविडेंस नहीं है, और डिस्प्रपोर्शनेट है, इतनी सारी रिक्वायरमेंट, इतनी सारे एलिमेंट का ऑडिट, ठीक है। ये एप्लीकेशन जनरल वाली आपको पता है, एथिकल रिक्वायरमेंट वाली मैं नहीं समझता, आपको कभी इसमें डाउट भी आएगा, ये मैंने कैसे याद करना आपको बता दिया। इस पेज पे आपको कभी भी कुछ दिक्कत होगी नहीं, मतलब कुछ होने का आप चांस ही नहीं बचता। और इसमें कुछ छोड़ना है कैसा? कुछ नहीं छोड़ना, सारा कर लेना है ना। अब आप लोग आ जाओ सेकेंड पेज पे, ठीक है। सेकेंड पेज पे फॉर्म ऑफ ओपिनियन मैं बाद में कराऊंगा, पहले आपको फॉर्मिंग एन ओपिनियन कराता हूँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। 700 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो, मतलब जो अप्लाई करो द रिक्वायरमेंट ऑफ 700, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, 805 में भी कर रहे हो तो भी आपको 700 की रिक्वायरमेंट तो बेसिक है। सेपरेट ओपिनियन मतलब क्या है सर? अगर आप ऑडिट कर रहे हो, किसकी ऑडिट कर रहे हो? टू रिपोर्ट ऑन सिंगल एफएस स्पेसिफिक एलिमेंट, किसके साथ? इसके साथ साथ आप ये भी कर रहे हो, कौन सी? जो कंप्लीट सेट ऑफ एफएस वाली ऑडिट है, ऑडिट ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ एफएस। आप सेपरेट ओपिनियन दो ना हर एंगेजमेंट के लिए, भाई साहब सिंपल सी बात है। एक्सप्रेस है सेपरेट ओपिनियन, उसका भी सेपरेट होगा, और जो कंप्लीट सेट ऑफ एफएस की है उसका भी सेपरेट ओपिनियन होगा, बात खत्म। अब डिफरेंशिएट करना जरूरी है। डिफरेंशिएट मतलब अलग से दिखना चाहिए यार उसको। एक आप साथ में पब्लिश कर रहे हो, साथ में क्या पब्लिश कर रहे हो? स्पेसिफिक एलिमेंट जो आपने सिंगल एफएस किया, या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट का जो ऑडिट हुआ है ना, वो आप पब्लिश कर रहे हो साथ में। किसके साथ में कर रहे हो? जो कंप्लीट सेट ऑफ एफएस है उसके साथ में आप पब्लिश कर रहे हो। तो ऑडिटर को ये इंश्योर करना का जिम्मेदारी है कि ये डिफरेंशिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो वो कंक्लूड करता है कि अगर प्रेजेंटेशन सफिशिएंटली डिफरेंशिएट नहीं कर रहा तो मैनेजमेंट को बोलेगा भैया इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करो और इनको डिफरेंशिएट करो, बात खत्म। उसको ओपिनियन भी डिफरेंशिएट करना है। ऑडिटर से ऑल्सो डिफरेंशिएट दी ओपिनियन, कौन सा? ऑन सिंगल एफएस ऑन द स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ एफएस फ्रॉम द ओपिनियन जो उसने कंप्लीट सेट ऑफ एफएस पे दिया। कोई बड़ी बात कह दी क्या? बहुत सिंपल सी बात है। और अपनी रिपोर्ट तब तक इशू नहीं करेगा, कब तक इशू नहीं करेगा? जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाए डिफरेंशिएशन से। वेरी सिंपल हो गया, ये बहुत इजी है यार। अब सुनो, मॉडिफाइड ओपिनियन और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर अदर मैटर पैराग्राफ है, ये सुनो
जब कंप्लीट सेट ऑफ एफएस की ऑडिट किया उसने क्वालिफाइड मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। क्या ओपिनियन दे दिया? मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। यूएमपी दे दिया या फिर ओएमपी दे दिया। इधर देखो ओएमपी दे दिया, किसमें? कंप्लीट सेट ऑफ एफएस की जब ऑडिट कर रहा था उसमें इसने ये दे दिया। तो जब उसका इफेक्ट देखो, पहले तो ऑडिटर इस क्या करेगा, उसका इफेक्ट देखेगा। उसका इफेक्ट किस पे देखेगा कि सिंगल एफएस पे उसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है, स्पेसिफिक एलिमेंट पे कोई उसका इफेक्ट पड़ रहा है, और अगर उसको अप्रोप्रिएट लगता है तो तू भी मॉडिफाई कर दे। सुनो, मॉडिफाइड ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर अदर मैटर पैराग्राफ किस में गया है? कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में गया ऑडिटर के। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है, जो कौन से ऑडिटर की, जो सिंगल एफएस की ऑडिट कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि भैया उसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है किस पे? सिंगल एफएस पे या कोई स्पेसिफिक एलिमेंट पे। अगर उसको अगर अप्रोप्रिएट लगेगा तो वो कॉपी पेस्ट कर देगा। कॉपी पेस्ट मतलब वहाँ पे भी जो मॉडिफाइड दिया यहाँ पे भी मॉडिफाइड कर देगा, वहाँ पे जो यूएमपी दिया वो यहाँ पे भी दे देगा, वहाँ जो ओएमपी दिया अदर मैटर पैराग्राफ में वो यहाँ पे दे देगा। सिंपल, यहाँ पे लिख लो डिट्टो, मतलब जो ऊपर किया वो सेम नीचे कर देगा अगर उसको अप्रोप्रिएट लगा, इफ डीम्ड अप्रोप्रिएट। वेरी सिंपल। अब सुनो, मैं आपको ये पढ़ाता हूँ कि ओपिनियन इसमें कैसे जाता है। ओपिनियन कैसे जाएगा, उससे पहले आपको मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन पता होना चाहिए, क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एडवर्स ऑफ ओपिनियन, मतलब एडवर्स ओपिनियन। और मेरे को पता है आधे से ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं और इसी से परेशान रहते हैं क्योंकि उनके कंसेप्ट वीक है, और वो यहाँ पे वीक है तो आपको नहीं मतलब समझ में आएगा। भले अपने को थोड़ा टाइम लगेगा, ये रिवीजन लेक्चर थोड़ा 5 मिनट बढ़ सकता है, पर मैं कोई नहीं, मैं आपको 705 में जाके पहले ओपिनियन समझा देता हूँ। इधर आओ, 5 मिनट वेस्ट होगी पर आपका कंसेप्ट वो हो जाएगा। वेस्ट तो कुछ नहीं होगी, आप लोगों को लगेगा थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया और कुछ नहीं। मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन में देखो एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, ये 3 तरह के मॉडिफाइड ओपिनियन हम दे सकते हैं। हाँ सर दे सकते हैं। पहले तो जीवन में ना मटेरियल और परवेसिव क्या होता है वो क्लियर रखो। मैं इसको कैसे समझता हूँ कि कोई भी स्टेटमेंट मटेरियल है, मतलब है, खतरा तो है उसको, मतलब पर वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, मिस स्टेटमेंट तो है, मिस स्टेटमेंट है तो सही, बट वो इतनी बड़ी भी नहीं है, ठीक है, कि वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर दे। तो मैं इसको एकदम सिंपल रहता हूँ, गलती तो है, हेडेक है ये, इसको मैं हेडेक ट्रीट करता हूँ। देखो मैं जैसे समझता हूँ ना वैसे ही आपको समझा रहा हूँ। और परवेसिव क्या है, मैं इसको कोरोना ट्रीट करता हूँ। अगर आपको हो गया तो आपको जान तक का खतरा, और ऐसा नहीं है कि बस आपको फीवर है तो फीवर तक लिमिटेड है, आपको बहुत सारी और एडिशनल प्रॉब्लम भी हो जाएगी। ठीक है, आपके अदर मतलब एलिमेंट्स शरीर में भी वो आपको इफेक्ट करेगा, है ना, आपके बॉडी में और भी जगह इफेक्ट करेगा ना। हाँ, तो अब सुनो, परवेसिव क्या है कि उसका पॉसिबल इफेक्ट, उस मिस स्टेटमेंट का पॉसिबल स्टेटमेंट सीमित नहीं है, वो कन्फाइंड नहीं है किससे, एक स्पेसिफिक एलिमेंट से। मिस स्टेटमेंट उसका ऐसा है कि अगर एक जगह गलती मिली तो वो दूसरे एलिमेंट्स को भी परेशान करेगा, दूसरे अकाउंट को भी परेशान करेगा, दूसरे आइटम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम है उसको भी परेशान करेगा। ठीक है, और ये जो उसका इम्पैक्ट इतना है कि वो सब्सटेंशियल पोर्शन को तक को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पूरा सब्सटेंशियल पोर्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उस तक उसकी इम्पैक्ट पहुंच रहा है, और फंडामेंटल है यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग को। इसके बिना मतलब अगर अब ये हटा दिया, इसका इफेक्ट ऐसा है, अगर इसको नहीं सही से बताए तो यूजर्स को समझ में ही नहीं आएगा। मतलब परवेसिव भाई बहुत भारी चीज़ है, पूरा इसका पॉसिबल इफेक्ट बहुत भारी होने वाला है। तो लिमिटेड भी नहीं है, कोरोना है समझो ना, लिमिटेड भी नहीं है, सब्सटेंशियल पोर्शन तक को रिप्रेजेंट करता है, और फंडामेंटल है यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हो गया परवेसिव का मतलब। मटेरियल और परवेसिव का मतलब अपने दिमाग में क्लियर रखना, मैं तो बस ऐसे ही याद रखा हुआ है, मतलब, और जिसको भी मैं यही समझाता हूँ कि इसको ऐसे ही ट्रीट करो। मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मतलब हाँ वो एक एलिमेंट तक प्रॉब्लम है, और परवेसिव मतलब वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, स्पेसिफिक एलिमेंट का मतलब तक लिमिटेड नहीं है, वो दूसरों को भी करेगा, डिस्क्लोजर में वो यूजर्स को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगा, और एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एफएस है उधर तक उसका इफेक्ट है। ठीक है, अब एडवर्स ओपिनियन कब देंगे, ये मैंने आपको मटेरियल और परवेसिव का मतलब समझाया पहले। अब ये एल और डी क्या है सर, एल मतलब लिमिटेशन ऑफ स्कोप, लिमिटेशन मतलब आपको काम नहीं करने दिया और आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, बचपन से पता। डिसएग्रीमेंट मतलब आपने काम किया, आपको ऑडिट एविडेंस मिला, इनकी मटेरियल स्टेटमेंट मिल गई, ठीक है, तो आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर लिया, और जब आपको कलेक्ट किया तो लगा कि ये तो मटेरियल भी है, खतरा तो है सर इस एलिमेंट को, और आपने को लगा कि परवेसिव भी है सर, इसका नुकसान बहुत भारी है, ठीक है, एडवर्स ओपिनियन देना, सब बेकार ही है। लिमिटेशन में हमें ना काम नहीं करने दिया, हमें तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया सर, पर हमें पता है इसका इफेक्ट मटेरियल भी हो सकता है और परवेसिव भी हो सकता है, और भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो सर आप डिस्क्लेमर ओपिनियन दो। अब क्वालिफाइड कब देंगे, लिमिटेशन ऑफ स्कोप है,
या फिर डिसएग्रीमेंट, दोनों में से कोई भी है, एल या डी दोनों में से कोई भी है, और वो मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है भैया, है रिस्क है बट वो इतना नहीं है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे, तो एक काम करो क्वालिफाई कर दो ओपिनियन। अगर आपको ये समझ में आया ना, अब 805 भी समझ में आएगा, 705 क्लियर रखना एक सीए के लिए बहुत जरूरी है। इधर आओ, अब अपन इधर थे, कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में क्या ओपिनियन गया, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि जब आपने सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑडिट की उसमें हम क्या ओपिनियन देंगे। मैंने ये चार्ट बनाया है, आप अपने नोट्स में इसको बना लेना, अपने कॉपी में लिख लेना, ये बहुत ज़रूरी है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा जीवन में, 805 के लिए नहीं होगा, ठीक है। अगर कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में आपने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया या क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में अनमोडिफाइड ओपिनियन गया है, वहाँ पे मॉडिफाइड नहीं है, अनमोडिफाइड है, तो मैं सिंगल एफएस की ऑडिट या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, अनमोडिफाइड कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, मतलब ऑडिटर की मर्जी। मॉडिफाइड अनमोडिफाइड जैसा सर्कमस्टेंसेस होता है वैसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब मैंने क्या समझा था सर, लिमिटेशन भी है या फिर डिस्क्लेमर, दोनों में से एक है, और मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, तो मैंने कहा था क्वालिफाइड ओपिनियन दे देना। अब इस पे भी मैंने कह दिया कि मॉडिफाइड ओपिनियन या अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो आप, यहाँ आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हुआ तो बहुत अच्छी बात है। क्वालिफाइड ओपिनियन गया है कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में, मैंने बोल दिया कि आप उस पर अनमोडिफाइड भी दे सकते हो। अगर मैं वहाँ क्वालिफाइड बोलता और आपको बोलता नीचे भी क्वालिफाइड दे देता तो आप खुश होते, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा वहाँ क्वालिफाइड गया, मैं नीचे अनमोडिफाइड दे रहा हूँ। सर समझ में नहीं आया, सिंपल सी बात बताओ, क्वालिफाइड ओपिनियन में मैं आपको अब समझ में आएगा कि मैं 705 में क्यों गया। क्वालिफाइड ओपिनियन में मैंने कहा था कि मटेरियल है, परवेसिव तो नहीं है, एक एलिमेंट को खतरा है, इन्वेंट्री वहाँ पे क्वालिफाई हुई है, और मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट की ऑडिट कर रहा हूँ, स्पेसिफिक एलिमेंट जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ऑडिट कर रहा हूँ, तो मेरी मर्जी मॉडिफाई दूँ अनमोडिफाई दूँ, जो सर्कमस्टेंसेस होगा उसके बेस पे दूंगा, सिंपल। तो यहाँ मॉडिफाइड अनमोडिफाइड ऑडिटर अपने सर्कमस्टेंसेस को देख के देगा, उसकी मर्जी, ऊपर वाले ओपिनियन से उसको कोई लेना देना नहीं। अब सुनो, कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में डिस्क्लेमर गया है, कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में एडवर्स गया है, वहाँ डिस्क्लेमर ओपिनियन दे दिया और एडवर्स ओपिनियन दे दिया। वहाँ हमने कहा मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, हमें ऑडिट एविडेंस मिल गया, हमें मिला नहीं पर इसका इफेक्ट मटेरियल भी होगा और परवेसिव भी, मतलब मटेरियल भी होगा और परवेसिव भी होगा, तो नीचे में अनमोडिफाइड दे दूँ क्या यार? जब आप ऊपर कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में इतना खतरा बता रहे हो, ये कंप्लीट सेट ऑफ एफएस की ओपिनियन है ना, इसमें इतना खतरा बता रहे हो और नीचे आप ये कह रहे हो कि वो मटेरियल है और परवेसिव है, परवेसिव मतलब वो आपके सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहा है, तो मतलब सारे एलिमेंट्स को भी इफेक्ट कर रहा है, यूजर्स को अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम होगी, वो सब समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ नीचे अनमोडिफाइड कैसे दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता इन 805, नो वे, सिंपल। क्यों नहीं दे सकता? अरे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ना, ऊपर तुम कह रहे हो डिसएडवर्स है, सब बेकार है, और नीचे कह रहे हो ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या बात है? नहीं दे सकते अनमोडिफाइड ओपिनियन, आपको देना पड़ेगा मॉडिफाइड ओपिनियन ही। पर यहाँ एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन किस पे है? यहाँ पे ध्यान से देखना, स्पेसिफिक एलिमेंट पे है, सिंगल एफएस पे नहीं है। ये स्पेसिफिक एलिमेंट पे है, सिंगल एफएस पे नहीं है, क्योंकि सिंगल एफएस तो सिर्फ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाता है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सीएफएस, बैलेंस शीट या फिर पीएनएल, समझ रहे हो? एक सिंगल ले लो, अगर सीएफएस भी लेते हो तो वो भी सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और अगर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप एडवर्स ओपिनियन दे के आए हो, आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे, तो नीचे अनमोडिफाइड कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते। बट ये स्पेसिफिक एलिमेंट वाला कह रहा है मेरे तक नहीं इफेक्ट पहुँच रहा है सर, मेरे को ना लॉज एंड रेगुलेशन ने मना किया, ना मेरे को कोई इसमें साथ में पब्लिश हो रहा है किसी के साथ, और ये स्पेसिफिक एलिमेंट जो है ऐसा है जो मेजर पोर्शन नहीं कंस्टिट्यूट कर रहा, किसका? ऑफ कंप्लीट एफएस, लिख लो यहाँ पे, कंप्लीट एफएस का मेजर पोर्शन कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है? स्क्रीन में चली गई थी आगे, तो कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूँ, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूँ। हाँ सर, आप इस केस में दे सकते हो जब आप स्पेसिफिक एलिमेंट के कंटेक्स्ट में बात करो, पर यहाँ मैं सिंगल एफएस लिख दूंगा, मैं नहीं कर सकता, भले ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए।
पहली बात, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं होगी। ऊपर वाली आप सेटिस्फाई कर सकते हो, नॉट प्रोवाइडेड बाय लो मान लेते हैं, नॉट पब्लिश भी साथ में नहीं करेंगे मान लेंगे, पर आप ये कह सकते हो क्या सिंगल एफएस डज नॉट कंस्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ एफएस? नहीं कह सकते। सिंगल एफएस इज ऑलवेज अ मेजर पोर्शन ऑफ कंप्लीट एफएस। सिंपल सी बात है, इतना तो आपको अच्छे से पता है। आ जाओ, अब जो मैंने बोला ना फटाफट टिक करो। अगर आपने एक्सप्रेस किया एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ओपिनियन, कहाँ पे किया है? कंप्लीट सेट में, तो ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता, डज नॉट परमिट। क्यों कंट्राडिक्ट करेगा? सिंपल सर, आप सेपरेट ओपिनियन, अब देखो ऑडिटर कंक्लूड करता है कि एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन गया है कंप्लीट सेट में, पर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेपरेट ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट, क्या वो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकता है? हाँ सर, वो अगर कंसीडर करता है कि अप्रोप्रिएट है एक्सप्रेस करना अनमोडिफाइड ओपिनियन, तो वो कर सकता है। 3 कंडीशन सर, लॉज एंड रेगुलेशन से मना नहीं किया, और पब्लिश टुगेदर नहीं हुआ, और वो मेजर पोर्शन कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा ऑफ कंप्लीट पोर्शन ऑफ एफएस। अब यहाँ पे पता है क्या लिखा है? यहाँ पे इस डब्बे में ये लिखा है कि यहाँ पे स्पेसिफिक एलिमेंट की बात हुई है। यहाँ पे अगर सिंगल एफएस की बात होती तो क्या मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देता? मतलब ऊपर तो मैंने कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में मैंने डिस्क्लेमर और एडवर्स दिया था, फिर क्या मैं नीचे अगर सिंगल एफएस की ऑडिट कर रहा हूँ और सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, प्रोविट नहीं कर सकता, पब्लिश नहीं कर सकता, ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी क्या? ये कभी नहीं फुलफिल होगी, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ सिंगल एफएस इज ए मेजर पोर्शन ऑफ द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ एफएस। यहाँ पे देखो सिंगल एफएस हमेशा क्या है? कंस्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेजर पोर्शन है। ऊपर इन पे आपने भले डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन गया, एडवर्स ओपिनियन गया, नीचे आप अनमोडिफाइड नहीं दे सकते, नीचे भी आपको डिस्क्लेमर या फिर परवेसिव में से कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्लोजर इवेल्यूशन, मतलब 700 कहता है कि आप एडिक्वेट डिस्क्लोजर कर दो, इफेक्ट बता दो मटेरियल ट्रांजैक्शन का और इवेंट्स का, ठीक है। और इन केस ऑफ सिंगल एफएस आप एडिक्वेसी इंश्योर करो डिस्क्लोजर्स की, और कंसीडर करो कि एप्लीकेबल जो एफआरएफ की रिक्वायरमेंट है वो कंसीडर करो। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं लिखा। इधर आओ, इनकॉर्पोरेटिंग मॉडिफाइड ओपिनियन। इनकॉर्पोरेटिंग मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है? अगर मॉडिफाइड ओपिनियन गया, कहाँ पे गया? ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ एफएस, इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ गया और अदर मैटर पैराग्राफ गया, और वो जो कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में मॉडिफाइड ओपिनियन गया, अदर मैटर पैराग्राफ गया, या फिर इम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में से कोई भी पैराग्राफ गया, वो रिलेट ही नहीं करता। किससे रिलेट नहीं करता? डज नॉट रिलेटेड टू दी ऑडिटेड स्टेटमेंट या फिर एलिमेंट, जो आपने जो एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट से रिलेट ही नहीं करता, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप उसको रेफर तो कर दो। मतलब जब आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट दे रहे हो ना, इधर देखो, ऑडिटर में स्टिल डीम इट अप्रोप्रिएट टू रेफर द मॉडिफिकेशन जो आपने दी है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आप उसको इधर रेफर कर दो। क्यों? यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो रेलिवेंट है, सिंपल। अब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आपने दिया है, कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में दिया है, ये मतलब अलग से लिखा, कोई टेंशन नहीं, इसमें सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट से कनेक्ट नहीं किया। इसमें कहा आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है, किस पे दिया है? रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस मतलब पीएल, या फिर कैश फ्लो पे दिया है, मतलब रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन या कैश फ्लो पे आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है। एंड अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या आप स्टेट ऑफ अफेयर मतलब बैलेंस शीट पे दे सकते हो? हाँ सर, वो परमिटेड है, सिंपल। आपने क्या किया? रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन पे डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया, या फिर मतलब 2 पे रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन या फिर कैश फ्लो पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया, तो क्या आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो? हाँ जी सर, परमिटेड है, सिंपल। ये आपका पार्ट जो सबसे इसमें प्रैक्टिकल पार्ट था वो खत्म। फॉर्म ऑफ ओपिनियन अब अपन कर लेते हैं। फॉर्म ऑफ ओपिनियन में क्या है? सुनो, एफआरएफ जो एप्लीकेबल एफआरएफ होता है ना, एक्सप्लिसिटली एड्रेस नहीं करता। एक्सप्लिसिटली क्या एड्रेस नहीं करता? प्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल एफएस और एलिमेंट। क्यों सर? क्योंकि जो भी एफआरएफ बने होते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन ही सेट करता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? जो ऑथराइज्ड या रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेट करता है कंप्लीट सेट ऑफ एफएस के लिए कि ऐसे प्रेजेंट करना। तो वो एक्सप्लिसिटली तो ये तो नहीं कहता ना कि सिंगल एफएस या फिर सिंगल एलिमेंट के लिए कैसे प्रेजेंटेशन करना है। तो मे नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस दी प्रेजेंटेशन ऑफ दी सिंगल एफएस और द एलिमेंट। ठीक, क्यों? क्योंकि वो और जो रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कंप्लीट सेट ऑफ एफएस के प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करती है। बहुत सिंपल है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इसको क्या करो? इग्नोर, कोई इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो फालतू में कंफ्यूज नहीं होना, सीधे से इन्होंने कहा नहीं है, जंबल वर्ड्स खेले।
एक सीधी सी लाइन में कह सकते थे, उस बात को बहुत घुमाया, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब सुनो, फैक्टर्स क्या कंसीडर करोगे, लास्ट टॉपिक है, कुछ नहीं खत्म। क्या फैक्टर कंसीडर करोगे, अगर आप कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे आपका कंसीडरेशन, आपका कंसीडरेशन मतलब ऑडिटर का कंसीडरेशन कि कौन सा फ्रेज यूज करें, कौन सा फ्रेज यूज मतलब प्रेजेंट फेयरली वाला बोलूं कि गिव्स ए ट्रू एंड फेयर। देखो प्रेजेंट फेयरली वाला होता है फेयर प्रेजेंटेशन और फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन वाला होता है, और गिव्स ट्रू होता है कंप्लायंस वाला, ठीक है। अब ये ऑडिट कर रहा है सिंगल एफएस की एलिमेंट की, तो ये कौन सा यूज करूं, तो ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कौन से फैक्टर कंसीडर करेगा, ये कहा गया है। सो सुनो, पहले तो ये चेक करना कि जो एप्लीकेबल एफआरएफ है ना, क्या रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड किसके पे है, कंप्लीट सेट ऑफ एफएस पे। जो एप्लीकेबल एफआरएफ है क्या वो किसके प्रेजेंटेशन पे रिस्ट्रिक्टेड है, कंप्लीट एफएस पे रिस्ट्रिक्टेड है। ये रिस्ट्रिक्शन सीधे सीधे मतलब एक्सप्लिसिटली भी हो सकती है या फिर इम्प्लिसिट मतलब इम्प्लाइड भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं की पहला आप देखना है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स का फ्रेज यूज करें या गिव ट्रू एंड फेयर वाला फ्रेज यूज करें। दूसरा, क्या सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट जिसका अपन ने ऑडिट किया है वो कंप्लाई करेगा। अब सुनो, यहाँ पे देखो ये 2 वर्ड लिखना, आप ये पूरे दोनों लाइन लिख दोगे एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब बताया था, कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, हर एक रिक्वायरमेंट से फुलफिल करना है, क्या हर एक रिक्वायरमेंट जो फ्रेमवर्क में दिए उससे कंप्लाई करना और प्रेजेंटेशन करना। तो अगर सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट की जो ऑडिट से आपको क्या उसका जो फ्रेमवर्क है उन्होंने कैसे प्रेजेंटेशन किए, उन्होंने क्या किया, सारे एक तो सारे कंप्लाई किए इच रिक्वायरमेंट से, और वो जैसे जैसे प्रेजेंटेशन उसने फ्रेमवर्क में बोला वैसे वैसे किए, विदाउट कोई डेविएशन, विदाउट कोई एडिशनल डिस्क्लोजर। तो आप कंप्लायंस फ्रेमवर्क वाला यूज़ करके आप ट्रू एंड फेयर व्यू दे सकते हो। और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क तभी जाएगा जब आपको लगता है नेसेसरी टू अचीव अ फेयर प्रेजेंटेशन, जरूरी है फेयर प्रेजेंटेशन के लिए, जितना दिया है वो नहीं, उससे ज़्यादा बियॉन्ड डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे, डिपार्ट करेंगे, एडिशनल डेविएशन करना पड़ेगा, तो आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का यूज़ करके ये वाली लाइन यूज़ कर सकते हो कि ये प्रेजेंट फेयरली है, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट आपके बहुत ही ईजी थे, और ये वाला एग्जाम पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला तो कुछ है ही नहीं, कोई काम का ही नहीं है, कुछ भी लिखा है, मतलब जो लिखा है मैंने आपको समझा दिया, वो थोड़ा डायरेक्ट नहीं लिखा, बस इतना ही है। तो एग्जाम टाइम में वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये ऑडिटर का डिसीजन कि कैसे एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन जाना चाहिए, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है, उसके ऑडिट के ऊपर जाएगा, ठीक है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपका कितना कंप्लीट हुआ सर, ये आओ, यहाँ पे कितना कंप्लीट हुआ सर, इधर आओ, आप चेक करो, इधर यहीं से चेक करेंगे सर, एग्जाम में इसी से आपका यही मेन है स्टडी मैट, ऐसे 810 में आप चेक करते हैं ना, 810 यही है, ऐसे 805, ठीक है सर। सिंगल एफएस क्या होता है, कैश फ्लो होता है, आपको बताया था। कंसीडरेशन बताया था, एलिमेंट्स के एग्जांपल बता दिए। कंसीडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, ऐसे 2 एथिकल रिक्वायरमेंट, चैलेंजेस, ठीक है, वो जो अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद में एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ कब एक्सेप्टेबल होगा, 210 के हिसाब से पढ़ा था। कंसीडरेशन व्हेन प्लान एंड परफॉर्म, ऐसे एम करेंगे, सारे ऐसे किया है। एम मतलब ऑडिट एविडेंस, आई मतलब इंटर रिलेटेड, एम मतलब मटेरियलिटी, फॉर्म ऑफ ओपिनियन, ऐसे 210 के हिसाब से आपको एक्सेप्टेबल एफआरएफ डिसाइड करना है। और फिर जो नीचे अपन ने यहाँ पे जो पढ़े, देखो ये एप्लीकेबल एफआरएफ एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली रिस्ट्रिक्टेड है प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट सेट पे, और सिंगल एफएस वाला, ये 2 जो टॉपिक है, मतलब फिर कंप्लायंस फ्रेमवर्क कब देंगे, कौन सा फ्रेज यूज करेंगे, वही वाला टॉपिक है जो सबसे लास्ट में पढ़ा है। फॉर्मिंग एन ओपिनियन, रिपोर्टिंग, कंसिडरेशन, सारा देखना आप, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वो जो 3 एक्सेप्शंस थी स्पेसिफिक एलिमेंट के केस वाले में, एक बार लाइन बाय लाइन आप चेक कर लो। स्पेसिफिक एलिमेंट्स के सारे एग्जांपल्स मैंने सेम टू सेम आपको याद करा दी। अब ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन कर लेना, आपके चैप्टर पूरा का पूरा आईसीआई के हिसाब से कंप्लीट। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, आप लोग को तो आता ही है, ठीक है दोस्तों। चलो, थैंक यू सो मच।